एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी बात जिसने हर किसी को दुख में, गम में मुब्तला किया। जिस किसी ने भी इस वाक़े पर बात की, इससे मुतालिक बात करने की कोशिश की, या इससे मुतालिक पढ़ा सुना, सबके दिल कांप गए कि एक पढ़ा लिखा शख्स या एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स कि इतना बेलगाम है कि उससे मुआशरे का कोई खौफ नहीं है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाले जिस वाक़े की मैं बात करी हूँ, मनासिर देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की साहिबजादी जो हैं नूर मुकद्दम, उन्हें मौत की नींद ऐसे सुलाया गया कि जब जब ये कहानी सामने आती है और हम पढ़ते हैं ना, तो एक सेकंड के लिए हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें देखने में भी आती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि नूर मुकद्दम की मौत जो है वो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से हुई है। मकतूला का सर उनके धड़ से जुदा किया गया, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और चाकू के गहरे जख्म भी पाए गए हैं। नूर ने जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाई और जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने बालों से उसको घसीटते हुए वापस कमरे में लेके गया और फिर जो है उनको कत्ल किया, उनका मर्डर किया। और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम जो है वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। अब इसको हम अपने मुआशरे की बेहिसी कहें या हम ये कहें कि ये एक ऐसा अलमिया है जो कि जन्म लेने के बाद पनपता चला जा रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या वाकई हम ये समझें कि हम एक महफूज मुआशरे में नहीं हैं, क्योंकि ना गार्ड आया ना कोई और। चीखों पुकार सुनकर अगर किसी ने थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की तो गली से किसी ने 15 पर इत्तला दे दी और जनाब मुलजिम जो हैं ज़ाहिर जाफर, उनको गिरफ्तार करके अदालत में भी पेश किया जा चुका है। बिल्कुल महक, ये सारा वाकया तो आपने ज़रा शेयर किया, लेकिन ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने आते हैं और आज मुझे ये कहने दीजिए कि अब वो जो बात होती है ना, चादर और चार दीवारी और लड़की को बाहर ना निकलने दो, अरे लड़की तो घर के अंदर कत्ल हो जाती है। अब तो लड़की बाहर निकलती ही नहीं है, घर के अंदर ही उसका कातिल मौजूद होता है। एट द सेम टाइम बहुत बड़ा सवाल उठता है तरबियत पर। उस लड़के की तरबियत कैसी हुई कि जिसे खौफ नहीं रहा, जिसने इस तरह से कत्ल कर दिया। जब हम बात करते हैं इस एक कत्ल की, तो ऐसे बहुत से और वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं। इस्लामाबाद की फजा सोगवार है, यहाँ पर कल भी एहतजाज हुआ था, एहतजाज यहाँ पर हो रहे हैं, एहतजाज पूरे मुल्क में होता है। लेकिन मेरा सवाल एहतजाज करने वालों से भी है, मेरा सवाल अपने आप से भी, मेरा सवाल अपने हर सुनने वाले से है। क्या हम नहीं जानते हमारे आसपास मौजूद कई शख्स, उनकी जहनी कैफियत क्या है? क्या हम नहीं जानते कि कोई शख्स ऐसा कदम उठा सकता है? क्या हम नहीं जानते कि हमारे ही आसपास, हमारे ही माशरे में, हमारे ही बड़े करीब ऐसे शख्स मौजूद होते हैं जो कि ऐसा इंतहाई कदम उठा सकते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। लेकिन हम ज़ाहिर जाफर की बात करते हैं तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने है उसके मुताबिक उसने 3 से 4 दिन पहले अपने दोस्तों से यह मशवरा किया कि अगर मैं किसी का कत्ल कर देता हूं तो आया क्या पाकिस्तानी कानून मुझ पे लागू होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का शहरी ही नहीं हूँ। लेकिन आप ये देखें कि ये चीज़ें जो हैं हमारे मुआशरे में बढ़ती चली जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर नाइमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ ही साथ समाजी कारकुन जो है मारवी अवान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। मारवी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, नूर मुकद्दम जैसा वाक़या हो जाए या फिर कुरातुलैन या साइमा जैसा, ये बहुत सारे वाक़यात और इस समेत बहुत रोज़ाना की बुनियादों पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें गुजरती होंगी, लेकिन इन वाक़यात के पीछे जो दिमाग है, जो सोच है, ये जो हमारी सोसाइटी की अब सोच बनती जा रही है, वो मुझे लगता है एक ही है कि शायद मारना वाहिद हल है और ना फिर औरत घर में महफूज है ना बाहर महफूज है। क्या समझती हैं हम नूर का वाक़या बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला है और इस तरह जब हम देख रहे होते हैं रूरल एरियाज़ में भी औरतों को कुल्हाड़ियों से किस तरह मारा जाता है, हम वहाँ पर जहालत का नाम देके उस कत्ल को हम इस तरह के एक कोशिश कर रहे होते हैं कि जहालत है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लेकिन नूर के वाक़ये ने लोगों को ये बताया है कि ये जहालत नहीं है, ये एक ऐसी ज़हनियत है जो औरत को कमज़ोर समझ रही है, औरत से जीने का हक छीन रही है और सिर्फ उससे जीने का हक नहीं छीन रही, उसको बहुत ही बेदर्दी से मारा जा रहा है। सिर्फ एक नहीं लेकिन बहुत सारे वाक़यात में जहाँ घरेलू तशद्दुद हमारे सामने आता है, जहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंसेस हैं, जो तशद्दुद है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और उसको मुआशरा और जिसके साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही है वो खुद भी उसको स्पेस दे रहा है।
उसको बर्दाश्त कर रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते वो इतना मेजर क्राइम बढ़ रहा है, हो जाता है कि उससे किसी की जान चली जाती है, और वहाँ किसी कोई और नहीं है, हर किसी औरत ही है। हम देख रहे हैं कि औरतें हैं, बिल्कुल, आप ये बात दुरुस्त है, हो औरत के साथ रहा है, माँ, बहन, बीवी, बेटी हो औरत के साथ है। हमारे भी साथ रहेगा डॉक्टर नईमा भी साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ कि अक्सर जो वाकयात हो रहे हैं उसमें बुनियादी वजह एक इनकार है? जब लड़की इनकार करती है, जब लड़की इनकार करे शादी से, तो उसके बाद हमें ऐसे वाकयात ज्यादा नजर आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पर जो है वो दावत कलाम दी। देखिए, आपने बात की इनकार की। इन तमाम केसेस में मैं सिर्फ अभी ये नूर मुकद्दम का केस तो जो अपनी नौयत में इतना शदीद था इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन पिछले पूरे आप वीक में देखिए मुतवातिर ऐसे वाक़यात हुए। हैदराबाद में एनी बुलिदी का कत्ल हुआ, वो उसका हस्बैंड था, ठीक है। यहाँ इनकार को तो आप नजर ही नहीं आ रहा कि आप इनकार पे ऐसा कुछ हुआ है। असल में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात है। और जो मैं कहते हैं, एक जब तक मतलब मैं समझती हूँ कि आपके आसपास जो मर्द हैं जिनसे रिश्ता है आपका किसी भी नौयत का, अभी हम किसी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि रिश्ते की नौयत पे हम बात करें, ठीक है। वहाँ जब तक उसको गुस्सा नहीं आ रहा या वो उसका लेवल वो नहीं गया, जब तक औरत महफूज है। और जैसे ही जो है वो गुस्से में आता है, ये उस औरत के साथ जो है वो उसकी कोई किसी भी किस्म की जो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है या मर्जी के खिलाफ नहीं भी होती, जब भी जो है वो गुस्से में जब तक नहीं आ रहा जब तक औरत महफूज है, सही। वरना जो है वो औरत बेहद गैर महफूज है। आप नूर मुकद्दम के केस में देख लिए, यहाँ पे जो भी हकाइक हैं, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इससे पहले हैदराबाद में लगातार कैसे केसेस हुए। वहाँ जो है वो तो उसका हस्बैंड था, उसके बच्चे थे, और वो जो तफसीलात सामने आती हैं, तो मुझे तो नूर मुकद्दम और एनी बुलिदी के केस में कोई फर्क महसूस नहीं होता, सिवाय इसके कि एक जगह पर जो है वो एक रिलेशनशिप का था और एक जगह जो है वो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन वाकई की नौयत में कोई फर्क नहीं है। तमाम तर जो है वो हम मुख्तलिफ जावियों से जो है वो इन वाकयात को हम जो है वो, लेकिन डॉक्टर साहब इनकी बयान कर सकते इसमें हैं। अगर हम ये सवाल उठाएं कि जिम्मेदार कौन, तो क्या कहना दुरुस्त होगा कि वालिदैन जिम्मेदार हैं? उन वालिदैन की देखें, वालिदैन माशरा जिगर है, माशरा बिल्कुल माशरा जिम्मेदार है। ओवरऑल वॉयलेंट माशरा हो चुका है। हम पहले ये पढ़ते थे, फिर हम लिखते थे, अब हम देख रहे हैं कि हम बहुत तेजी के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। मैं तरबियत पर सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वालिदैन ये जानते ना हो कि वो जो उनका लख्ते जिगर है वो किस सोच का हामिल है। माँ और बाप जानते हैं, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो उसकी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं, तो वो गलती के मुर्तकिब हैं, असल मुजरिम वो हैं। ऑब्वियसली आप ये बताइए कि आपका बच्चा या आपके घर में रहने वाला कोई भी फर्द, आपका बहन भाई कोई भी, आपको क्या उसकी नेचर के मुतालिक पता नहीं होगा? उसके बावजूद जो है हम ऐसे अपने घर जो अफराद होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं, हम छुपाते हैं, हम पर्दा डालते हैं, हम बताते नहीं है उनकी गलतियों को, उनके जराइम को, उनके गुनाहों को पर्दा डालते हैं। मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कातिल विक्ट्री का निशान बनाते हैं, रेपिस्ट जो हैं उनकी फैमिलीज कहती हैं कि ये तो ये कर ही नहीं सकता, जबकि पता है कि वो ऐसा कर सकता है। तो उसमें सबसे बड़े सहूलतकार वालिदैन, बीवी है तो बीवी, बहन भाई है तो बहन भाई, रिश्तेदार होते हैं कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हालांकि सबसे ज्यादा और सबसे करीबी जानने वाले फैमिली होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सोशलाइजेशन होती है। और डॉक्टर साहब, अगर हम ये स्पेशली दो केसेस की बात करें ना, कुरतुलैन वाली और नूर वाली, तो इसमें वालिदैन का जो सपोर्ट था ना वो काफी ज्यादा था। और स्पेशली हैदराबाद का जो ये केस था, हमने देखा कि उसके वालिद साहब का तो ये बयान था कि आप जितने मर्जी FIR करा लें, यानी जितने मर्जी वो लोगों को मार दे, मैं अपने बेटे के पीछे खड़ा हुआ हूँ। मारवी, आप मुझे बताएं, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि जब तक मर्द को गुस्सा नहीं आता, तो हम क्या समझे, अब हमारे मुआशरे का ये अलमिया बन गया कि औरत मर्द के एक गुस्से की मार है। सिर्फ हम यही देख रहे हैं कि औरत को बहुत ज्यादा कमजोर समझा जा रहा है। और यहाँ मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि दोनों की नौयत एक जैसी है। जिस तरह से नूर के जिस्म से उसके सर को उसके तन से जुदा किया गया है, ये बहुत बहुत ज्यादा वायलेंट एक्ट है। ये इसके लिए एक सोच, एक इंसानी सोच, किस तरीके से एक बच्ची का पूरा
सर अलग कर देगी, उसको दूसरे कमरे की तरफ फेंक देगी। ये जो चीज है कि हमें बता रही है, यकीन जानिए ये जो बात आप कर रही है ना, ये सुनना बड़ा मुश्किल है। ये जो बात बाबर हम इस वक्त स्क्रीन पर कर रहे हैं, वाकई सुनना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज आप यकीन करें, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। मैं वाकई एग्जैक्टली बहुत बहुत मुश्किल है, सुनने वालों के लिए भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्ट उसकी जानिब से हुआ है ज़ाहिर जाफर की तरफ से। Why I am again and again talking about the parents, because अगर आप इन डिफरेंट केसेस की बात भी करें, अगर एक जगह हमें पेरेंट्स नजर आते हैं बच्चे को सपोर्ट करते हुए, तो मारवी दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि वो औरत जुल्म इसलिए बर्दाश्त करती रही कि उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपने शौहर से मार इसलिए खाती रही क्योंकि जब वो घर आती है बताती है तो वो कहते हैं वापस जाओ, घर बसाओ। ये जो पेरेंट्स एक जगह एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी जगह वही पेरेंट्स अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे, शादी कर दी लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटी की बात नहीं सुन रहे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तलाक को एक धब्बा समझा जा रहा है और वो धब्बा औरत के ही दामन पे लग रहा है। इसका कैरेक्टर खराब होगा, ये घर नहीं बसाना चाह रही होगी। हमने इतना ज्यादा बोझ के तले औरत को दबा दिया है कि वो इस तरह के रिश्तों से ना खुद निकलने की हिम्मत करती हैं, ना घर वाले, क्योंकि घर वाले भी उस धब्बे के नीचे आते हैं। यहाँ पर एज ए सोसाइटी भी हमें समझने की जरूरत है, और कानून डोमेस्टिक वायलेंस के जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा नहीं मिलती, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, निकल जाते हैं, उनको ये भरोसा है कि आप इससे एग्री करती हैं? ये जो बात हो रही है कि जस्टिस नहीं होता, यही एक रीजन बनती है। देखें, बुनियादी तौर पर जुर्म दोस्त माशरा है हमारा। हम विक्टिम के साथ नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हम विक्टिम के साथ हम साथ नहीं देते, बल्कि विक्टिम के अंदर तलाश करते हैं कि इसकी कौन सी गलती होगी जिसकी बिना पर ये विक्टिम बना या बनी। ठीक है, और हम जो है वो जुर्म को और मुजरिम को जो है वो सपोर्ट करते हैं। हमारी सिंपैथीज जो है वो मुजरिम के साथ होती हैं। इसके अलावा जहां तक बात रही, जो मेरा पॉइंट था, अभी मारवी साहिबा जो फरमा रही थी, देखिए मसला ये है कि हम किसी भी तशद्दुद को कम या ज्यादा नहीं कह सकते, बाकी की नौयत में फर्क है। देखिए सिंपली मेरी किसी के साथ, मैं एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मेरी एक न्यूट्रल व्यू है कि जो कुछ दूर मुकद्दम के साथ हुआ वो किसी नॉर्मल इंसान का अमल नहीं हो सकता। वो यकीनन एक साइकोपैथ है, लेकिन साइकोपैथ को उसके पेरेंट्स ने, उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके अहबाब हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, ना कि उसको जो है वो कंट्रोल में रखा जाता, उसको अंडर ट्रीटमेंट रखा जाता। बिल्कुल, अमल जो कुछ हमें नजर आता है वो कोई भी किसी नॉर्मल इंसान का किया हुआ अमल नहीं है। और दोस्त जो हैं वो शायद, जैसे पेरेंट्स की हम बात करें, ऐसे दोस्त भी शायद एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन दोनों केसेस में उन्होंने देखा कि वहाँ पे वालिदैन भी सपोर्ट कर रहे हैं इन क्रिमिनल को और दोस्त भी उनके बिल्कुल साथ ही खड़े हैं। और फिर जब बयानात की बात आ जाती है तो फिर सजा का खौफ नहीं है और खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे है कि हमारे दिलों में से खौफ शायद खत्म हो गया कि अब कोई पकड़ में आएगा या कोई हमें पकड़ेगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे थी, मारवी आप हमारे साथ मौजूद थी। और ये वो चीज़ है, ये वो टॉपिक है, या हमारे मुआशरे का वो अलमिया जिस पे जितनी बात की जाए कम है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कामयाबी की बात करते हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम कहते हैं ना, अगर आना चाहो तो बहुत रास्ते, अगर ना आना चाहो तो अगर दरवाजे खुले भी होते तब भी आना पसंद नहीं करते। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने समा को खुसूसी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इंग्लैंड में नाकामी पर काफ़ी हैरान कुन जवाब पेश किए। अब्दुल रज़ाक के मुताबिक इंग्लैंड की बी टीम थी, इसलिए पाकिस्तान सीरीज हार गया। अगर इंग्लैंड की ए टीम होती तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाता। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की बी टीम देखकर हरीफ को काफ़ी आसान समझ लिया कि बी टीम है, आसानी से हम काबू पा लेंगे, जिसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे जो खिलाड़ी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए और वो सीरीज हार गए। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक जो है वो टीम, उसके भी कोचिंग करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कि आप भी बहुत बड़े ऑलराउंडर, आपका नाम अभी तक लोग सुनते हैं तो आपकी वीडियोस भी देखते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान टीम की जो ओडीआई सीरीज में कारकर्दगी रही, T20 में हम हारे, तो ये कैसे आप कम्बिनेशन की कोई कोलैप्स हुआ या कोचिंग की कोई नजरअंदाज हुआ? क्या आप कमी किधर देखते हैं ओडीआई में जो हमारे?
देखिए हो जाता है एकदम से पूरी टीम चेंज हो जाना, ये क्रिकेट का ये भी हिस्सा है। सम टाइम बंदा, अगर मैं समझता हूँ इंग्लैंड की पूरी टीम होती तो पाकिस्तान ये वनडे सीरीज जीत जाता। तो ये अनएक्सपेक्टेड हुआ और एकदम से कोरोना हुआ और एकदम से पूरी टीम चेंज हो गई। तो ये तो माइंड सेट थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता है कि यार कि अब हल्की टीम है ये तो। पर ये कि क्रिकेट को इजी नहीं लेना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। पर ये कि मैं समझ बैड लक हुई है और सही तरह जैसे पहला वनडे था तो उसमें टॉस हार गया पाकिस्तान, तो पिच जो बॉलर के लिए बड़ा अच्छा था वो मैच आपके हाथ से निकल गया, वो फिर वो प्रेशर पड़ गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आपने जिस तरह कहा कि ए टीम उनकी अगर होती, मुकम्मल लड़के होते तो पाकिस्तान जीत जाता है। सर ये हमारे शायकीन को जो है वो क्रिकेटर जो देख रहे हैं समा टीवी पे इस वक्त आपको, उनको ये समझ नहीं लग रही कि अगर ए टीम होती, वो तो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ए टीम होती तो इनका क्या हाल होता, बी टीम से हम हार गए, ए से कैसे जीते? नहीं, मेरा कहने का मकसद है मेंटली तौर पे हो जाता है, प्लेयर रिलैक्स हो जाते हैं, ये एक नेचुरली चीज़ें भी होती हैं। पर ये कि एज ए प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। पर ये जब चीज़ें होती हैं, जो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो परफॉर्म ना करे, और हर प्लेयर ग्राउंड में उतरता है परफॉर्मेंस के लिए, पर परफॉर्मेंस नहीं होती। तो यही चीज़ है, बैड लक मैं कहूँगा। और ये कि अच्छा एक्सपीरियंस हुआ पाकिस्तान के लिए कि आगे जो आईसीसी के टूर्नामेंट आ रहे हैं और हमारे प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरह इंग्लैंड की बी टीम है और इंडिया की 2-2, 3-3 टीम है, तीनों फॉर्मेट की। रज़ाक भाई 3 साल से, जब से आप गए हैं, शाहिद अफरीदी गए हैं, तब से मिडल ऑर्डर का पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सका। एक प्लेयर ऐसा नहीं मिल सका जो आप लोगों को रिप्लेस कर सके। क्या समझते हैं किधर कमी देखी जा रही है इस बार? देखिए कोई नहीं, पाकिस्तान में नेचुरली पोटेंशियल है और आपने देखा पीएसएल में हर साल आपको नए चेहरे मिलते हैं, नए टैलेंटेड प्लेयर मिलते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी कमी पूरी हो जाएगी। और पूरा अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसा, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखा जाए, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के मैग्रा गए हैं, शेन वॉर्न गए हैं, पॉन्टिंग गए हैं, गिलक्रिस्ट गए हैं, तो उसकी कमी पूरी नहीं हुई। तो ये भी हिस्सा होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो भी टीम आईसीसी का जो टूर्नामेंट जीतेगी, जैसे अभी वर्ल्ड कप आएगा या T20 आएगा, तो वहाँ से टीमें बनती हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो फिर आपको सारे शाहिद अफरीदी भी नज़र आएंगे, अब्दुल रज़ाक भी नज़र आएंगे। अच्छा, बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक आएँ। आज़म खान और सुहेब मकसूद की वापसी हुई है। आज़म खान ने अभी डेब्यू किया। क्या समझते हैं कि आज़म खान में वो एबिलिटी है कि अब्दुल रज़ाक बन सके या शाहिद अफरीदी बन सके? उसकी सिलेक्शन ठीक हुई है? देखिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है, वो कीपर भी हैं, साथ हार्ड हिटर बैट्समैन भी हैं, और उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है और फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। उस बेस पे हमें एक खला नज़र आ रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि ये चलें और पाकिस्तान की वो जो कमी है हार्ड हिटिंग की पूरी हो। तो ये प्लेयर का इसमें बेनिफिट है, इसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। और परफॉर्मेंस जैसे मैं मेरिट को कहा, मेरिट पे इस पर सिलेक्शन हुई है। अब परफॉर्म करना या ना करना ये प्लेयर पे डिपेंड करता है। और सुहेब ने भी पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब वो इस तरह नहीं हो रहा कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है वो निगलेक्ट हो। रज़ाक भाई, वर्ल्ड कप आ रहा है अक्टूबर में यूएई में, जहां पर पाकिस्तान भी तमाम पिचेस से वाकिफ़ हो चुके हैं, प्लेयर्स पीएसएल खेला। आप समझते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करने की अहलियत है इस टीम के साथ, इस स्क्वाड के साथ? डेफिनेटली जितना पोटेंशियल अभी नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम में, अगर आप देखा जाए, अगर पाकिस्तान टीम 232 कर सकती है तो मैं समझता हूँ वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा टोल कर सकती है। पर ये कि सिचुएशन पे बड़ा डिपेंड करता है। और आजकल की T20 में टॉस बड़ा क्रूशल हो गया। अच्छा, आखिरी चंद सवाल आते हैं। ये बताएं कि शर्जील खान और फ़खर जमान, 2 ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान और बाबर ओपनिंग पे आते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि प्रॉपर ओपनर्स को ओपनिंग पे आना चाहिए या बाबर रिजवान के साथ इनको शफल करना चाहिए? देखिए जो टीम का कम्बिनेशन बना हुआ है, मैं समझता हूँ प्लेयर वही होता है जो हर नंबर पे खेल सके। और ये है कि जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस पर प्लेयर को पूरा होना करना चाहिए। जैसे मैं 11 नंबर पे भी खेला हूँ और मैं ओपन में मैंने की है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ प्लेयर के माइंड में नहीं होती। प्लेयर होता है वो हर नंबर पे खेल सकता है। ठीक है, सिचुएशन डिफरेंट होती है, पर जो टीम के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, टीम को जितवाने के लिए जो भी फैसला किया जाता है उसको आमीन कहना चाहिए। रज़ाक भाई, वकार यूनुस भाई पर काफ़ी तनकीद होती है, हालांकि बहुत बड़े लेजेंड हैं, काफ़ी बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के। काफ़ी दफ़ा उन्होंने 3 मरतबा कोचिंग की है पाकिस्तान क्रिकेट की। बॉलर में हारिस रऊफ, शादाब खान, हसनैन, इनकी परफॉर्मेंस कोई अप टू द मार्क नहीं आ रही। क्या वजह क्या है? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारा डिपेंड करता है प्लेयर्स पे। अगर प्लेयर हार्ड वर्क नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है।
मेरी इन सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे यंगस्टर प्लेयर्स हैं वो इस लेवल पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको रिलैक्स नहीं बैठना पड़ता, क्योंकि हर दिन आपका फिटनेस लेवल नीचे जाता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखते या उसके अबव नहीं जाते तो फिर प्रॉब्लम आती है। इस लेवल पे अगर आपके पास पोटेंशियल है तो सिर्फ एक ही चीज़ है आपको रुकावट कर रही है, वो आपकी फ़िटनेस है। अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे। रज़ाक भाई, हम देखते हैं काफ़ी वीडियोस आपके बेटे की, काफ़ी अच्छी वो बैटिंग भी कर रहा होता है, तो क्या उसको अब्दुल रज़ाक जूनियर बनाने का इरादा है या कोई और अपने बैट्समैन देखा या बॉलर देखा उसकी तरह बनाना चाहते हैं? देखिए, वो बैट्समैन ऑलराउंडर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश करेंगे कि उनको ऑलराउंडर बनाया जाए, पर ये कि उसकी अपनी मेहनत है, जितना वो हार्ड वर्क करेगा, जितना टाइम देगा, जितना उसको पैशन होगा, तो वो उसको फिर चीज़ ऊपर लेके जाएगी। हमारी पूरी सपोर्ट होगी, पर मेहनत उसने करनी। वीकेंड से पहले हम सब क्या करके आए, बड़ी ईद गुजार के आए, बड़ी पे बड़ी बड़ी खुशियाँ चढ़ी होती हैं कि बड़ा ज़्यादा खाना हमें मिलेगा, बहुत सारा खाना होगा और बहुत सारा खाने के बाद बहुत सारी खाने की वैरायटी होगी। लेकिन प्लीज़, हमने शेब आपको याद होगा कि ईद से पहले जो प्रोग्राम थे हम यही कह रहे थे कि हाथ थोड़ा सा हल्का रखें, अपनी सेहत पे रहम करें। हमने तो ग्राम्स भी बता दिए थे महक, कितने ग्राम्स खाने हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है स्पेशली जो लाहौरी थे ना, उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और इतने सारे लाहौरी नहीं ख्याल रखा है महक, उन्होंने ख्याल रखा है, बस ग्राम से पहले किलो लगा दिया उन्होंने। ये छोटी सी गलती उन्होंने की है कि ग्राम से पहले किलो लगाया। ये हमेशा गलती होती है लाहौर में, ये हमेशा गलती होती है। एग्जैक्टली तो ज़ाहिर है आपने मुझे बड़ा ध्यान रखे, बिकॉज आप फिटनेस का बड़ा खास ख्याल रखते हैं कि वेट आपका पुटन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं आप। लेकिन बहुत से लोगों ने ख्याल नहीं रखा, और जिन लोगों ने ख्याल नहीं रखा उनके लिए भी ये सेगमेंट है। जो ख्याल रख रहे हैं और मजीद ख्याल रखना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट है, बल्कि कहना ही चाहिए सबके लिए ये सेगमेंट है। चूंकि पार्टीज हो रही हैं और खाना पीना चल रहा है, और अब होता ही है जिस दावत पे भी आप जाते हैं वहाँ पर हर डिश में हमें गोश्त नजर आता है, मटन या बीफ हमें नजर आता है। सोनिया लोधी, फिटनेस एक्सपर्ट, आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल फिट, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त वोश्त खाया खूब आपने? मैंने वैसे होने से ज्यादा नहीं खाया, मैं बड़े ध्यान से खाता रहा हूँ, ज्यादा सैलड्स मैंने खाए हैं। मुझे मालूम था कि सुबह दोपहर और रात होना यही है कि बस गोश्त और सिर्फ और गोश्त। आप श्रेब ने तो हाइटीज भी बहुत ज्यादा अटेंड की है ना श्रेब, ऐसा ही है, हाइटीज भी बहुत अटेंड की। उस हाइटी में बीफ नहीं था और मटन नहीं था, इसीलिए। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा गोश्त खा लिया, अब तो खा लिया ना, अब क्या करें? तो अब गोश्त खाने के बाद जो उनकी सेहत के मसाइल हैं वो कैसे हल हो सकते हैं? मतलब मैंने तो ये देखा कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइक घरेलू टोटकों पे ही चल रहे हैं। गोश्त ज्यादा खा लेना वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने खा लिया है तो किन किन मसाइल का बायस बन सकता है ये? गोश्त की ज़्यादती किन किन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता उसकी वजह से। हमने, अगर आपको याद हो महक, हमने रमज़ान में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बात कही थी कि ज़्यादा खा लेने से, याद है आपको ये बात? ज़्यादा गोश्त खा लेने से भी इंडाइजेशन हो सकती है, आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। लेकिन अमल कौन करे जब सामने आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्या करें? उसका इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो तो ठीक है, लेकिन पेट तो आपका, स्टमक तो आपका, या बाद में तकलीफ भी आपको ही होती है। ज्यादा मसाइल जो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन यानी कि हाजमे के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। दूसरी चीज ये कि इसको थोड़ा सा अगर आप आगे लेके जाएं तो आपको दिल के लिए भी सामना कर, दिल के, आप खुदा ना खासा दिल के मरीज भी हो सकते हैं। और इसके अलावा लिवर के ऊपर भी बहुत, क्योंकि प्रोटीन हाई अगर आप लेते हैं तो लिवर के ऊपर भी इफेक्ट करता है। अगर आप गोश्त ज्यादा खाने के आदी हैं तो प्लीज अपना वाटर इनटेक जो है वो 5 लीटर स्ट्रेट अवे कर दीजिए। उसके अलावा पुदीने का, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का जो पानी बनता है ये बड़ा अच्छा होता है हाजमे के लिए। जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई है गोश्त की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, वो ये पानी ले सकते हैं। अच्छा, ये वैसे आजमूदा है, मैं जब भी खाना खा रहा हूँ उसके बाद ना ये ग्रीन टी ये वाले लाजमी बनवा के पी रहा हूँ। बिल्कुल, ये कहवा होता है बेसिकली, इसको आप ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज ये कि प्लीज 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 अपना स्टमक समझ के खाइए। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये गोश्त के आइटम्स, आप लोगों का मशवरा भी तो देना कि ये क्या बात हुई, भला रोजाना दावत पे इनवाइट कर लेते हैं, भला थोड़ा सा वेट कर लें, तो हफ्ते बाद इनवाइट कर लें। हाँ, एक वैसे तो ये बड़ा अच्छा सजेशन है कि हफ्ते बाद इनवाइट किया जाए। दूसरी चीज ये कि अगर आप कहीं जाते हैं और आपने देखा टेबल पे बुफे लगा हुआ है या लंच पे बहुत ज्यादा गोश्त के आइटम्स हैं, सो आप सिलेक्टिव हो जाइए। लाइक आप अपनी प्लेट में माई प्लेट के कॉन्सेप्ट को जरा सा मद्देनजर रखते हुए निकालिए चीजों को। माई प्लेट
प्लेट का कॉन्सेप्ट गूगल पे भी अवेलेबल है। माई प्लेट माई मर्जी। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप अगर माई मर्जी करेंगे ना तो आपका स्टमक भी जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से खराब होगा। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी माएँ ऐसी होती है, स्पेशली मेरी अम्मा, मैं उनसे कहूँगी ना नहीं गोश्त आज मैंने नहीं खाना, मैंने कल खा ले, तो कहती है नहीं आज मैंने सब्जी में पकाया, कल दाल में पकाया था। तो ये भी एक वो होता है कि अच्छा सब्जी के साथ आप गोश्त खा रहे हैं या दाल के साथ या भुना हुआ, तो चले अलग हो गया ना। सब्जी और दाल का अगर हम वो कर लें तो वो थोड़ा सा आपको रिलैक्स रखता है या नहीं? देखें, सब्जी के अंदर या दाल के अंदर गोश्त डाल दिया जाता है तो वो उस मिकदार में नहीं खाया जाता फिर गोश्त, क्योंकि आपके पास सब्जी आ जाती है और दाल का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। ये आप पूरा प्रॉपर प्रोटीन ले रहे होते हैं और बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको उसमें मिल रहे होते हैं। सो अगर आप इस तरह का भी कुछ बनाते हैं तो यू कैन हैव 1 से 2 बोटीज, आप ज्यादा ना लें उसके अंदर। इतनी बड़ी बोटी चलेगी नहीं, फिर आप गाय क्यों खा लें साबुत पूरी अगर इतना मीट लवर है आप। लेकिन देखिए, जितना भी खाएं, चाहे गोश्त खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, अगर देखें यूजुअली हम लोग वो जो प्रॉपरली डाइट प्लान्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपके घर में जो कुछ भी पकता है उसको एतदाल में खाइए। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 खाइए, दिन में 24 घंटे में 1 रोटी खाइए, 24 घंटे में 1 राइस प्लेट लें। वो भी इतनी बड़ी डिश नहीं लेनी है आपने, एक एवरेज क्वांटिटी लेनी है। आपको कभी इंडाइजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपना वेट मेंटेन रखने में बहुत अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप माई प्लेट का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर 1/4 आपका मीट, 1/4 डेयरी, आपके फ्रूट, सैलड, ये सब चीजें शामिल रखें। यानी बड़े अच्छी आपने पोर्शन वाली प्लेट बना के खानी। अच्छा सोनिया, ये बताएं कि ये भी करना चाहिए हमें कि बजाय इसके कि डिनर आप बहुत हैवी करें जिसमें आप बारबेक्यू पार्टी पूरी कर रहे हैं, आप लंच या ब्रंच को हैवी कर लें, ये बेहतर है? देखें, हैवी कुछ ना करें, वही बात है। अब कोई एक तो इजाजत दे दें, आप लंच की तो दे ही दें। देखें अगर आपको हैवी करना है ना तो उससे जो नीचे ऊपर के जो मील्स हैं वो लाइट कर लीजिए। जैसे अगर आपको पता है कि आपको लंच हैवी करना है या डिनर हैवी करना है, सो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए। लाइक ब्रेकफास्ट जो है आपने थोड़ा सा लाइट किया, फिर आपको लंच भी 2-3 पराठे सिर्फ खा लिए, नहीं 10-12 पराठे खा लें, कोई बात नहीं। जो आप लोगों की जो डाइट प्लान्स है ना वो अल्लाह। अब सोनिया, आप अंदाजा लगाएं श्वेत की मुझे महक को ना कहीं बांध दे के खबर था तो मैंने कुछ खाया। श्वेत की सेहत को देख के अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना खाता होगा। ये 2-3 पराठे लगता है कि श्वेत को लगते होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने तो पूरे महीने की बात की थी। मुझे ये बताएं कि हफ्ते में पूरे पराठास ऑल्सो, लेकिन आप फिर उसके आगे पीछे जो है ना वो अपनी डाइट कॉन्शियस हो जाए। लाइक अगर आपको पता है कि आपको ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करना है, आज आपकी कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है, आपने एक्सर्शन नहीं करना है, सो आपने वो पराठे के साथ जो भी ले लिया, फिर पूरे दिन आप ग्रीन टी और वाटर इनटेक अपना सही रखें। यही तो एतदाल पसंदी है। और इसके साथ साथ अगर हमने थोड़ा ज़्यादा गोश्त फॉर एग्जाम्पल ब्रंच में या लंच में खा लिया है तो शाम में क्या करें? फिर 2-3 घंटे रनिंग होनी चाहिए फॉर श्योर। मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, अगर आपने इतना ज़्यादा इनटेक कर लिया है, मतलब फॉर श्योर 2000 से 2500 कैलोरीज आ गई हैं, और आपका जो एवरेज इनटेक है, लाइक जो कैलोरीज का है आपका, वो 1400 से 1800 के दरमियान है। सो नाउ अब ये ऑब्वियस हो गया कि आपने इससे ज्यादा कैलोरीज ले ली हैं, तो ठीक है। यानी अगर आपने खा लिया ज्यादा, जो कि वैसे नहीं खाना चाहिए, अगर खा लिया, अगर बहुत ही अम्मा ने अच्छा बना लिया था या आपकी बेगम की अम्मा ने बहुत अच्छा बना लिया था या बेगम ने अच्छा बना लिया था, 2-3 घंटे और वैसे भी 1 घंटा जो है ना वो एक्सर्शन का होना ही चाहिए फॉर श्योर। मतलब आप समझें कि 1 घंटा आपकी जिंदगी का वो आपके लिए ही है। उसके अंदर आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, कुछ भी करें, बट डेली बेसिस पर अगर आप 1 घंटा एक्सर्शन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एतदाल में खाना खाते हैं, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आपके 90% मसाइल जो है ना वैसे भी हल हो जाएंगे, यहाँ से भी एंड फिजिकली। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको लगता है कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए जिसमें वो ऐड करें, आज मैंने इतने ग्राम्स खाया है, अब मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है? ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यूज करनी चाहिए। इससे अच्छा रहता है। इससे देखें, आपको थोड़ा सा आपको खुद पता होता है कि आपने कितना खाया, कितना नहीं खाया। अव्वल तो आप अपनी एज, अपना BMI BMR जो है वो गूगल पे निकल आता है इजीली, वो आप निकाल के आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी ये उम्र है, आपका ये प्रोफेशन है, आपकी ये एक्टिविटीज है, आपको इतनी कैलोरीज की जरूरत है। ठीक है। सो आप उसके बाद थोड़े से खुद से मेंटेन रखने में। महक, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, आप प्लीज़ इस हवाले से भी बताएगा। और एक जो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी के घर खाने पे जाते हैं तो उन्होंने चिकन में भी कुछ बना होता है कि चिकन का भी सालन है और आपके पास मटन भी है, और आप फिर दोनों चीज़ें खा रहे हैं। लाइक चिकन की बिरयानी आपने खा ली, मटन का आपने सालन खा लिया, तो ये चिकन और मटन का एक साथ इस्तेमाल मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा नुकसान देता है। ऐसे ही है?
जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये भी ज़्यादा है। लेकिन देखें, ये जो दावतें होती हैं बड़ी पुरतकल्लुफ़ होती हैं, बड़ा मोहब्बत से इंसान इसको बनाता है। सो अगर आप कहीं इनवाइटेड हैं तो मैं जैसे मैं भी कहीं जाती हूँ और आप टेबल पे बुफे लगा हुआ है और 6000 तरह की चीज़ें आपके सामने नोश फरमा है तो उनको अब तो खैर उन लोगों को भी पता होता है। सो मैं एक एक चीज़ उठाती हूँ चुनकर कि वो प्लेट में सब कुछ आ भी जाता है और क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी होती है, वो चखने में पेट भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है। लेकिन उससे देखिए, अगर लेकिन जो महक ने बात की, सोने सॉरी टू इंटरप्ट, जी चिकन एंड मटन ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या इसके खाने से हमारा स्टमक अपसेट होता है कि एक ही हो गया, चिकन भी आ गया था मटन भी आ गया? बिल्कुल। देखिए, एक तो ये कि किसी भी, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी चीज़ की ज्यादती या कमी नुकसान का बायस है। ठीक है, अगर आपने एक बार दो बार खा लिया तो देयर इज नो हार्म इन इट, क्योंकि एक तो हम लोग बचपन से खा के ना स्टमक भी हमें कहता है चलो पाकिस्तानी स्टमक है, बड़ा मजबूत है, बट इसको हैबिट ना बनाइए। वंस इन अ ब्लू मून चल जाता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह से करेंगे तो आपका स्टमक फॉर श्योर अपसेट हो जाएगा। तो यही कॉम्बिनेशन अगर हम बीफ और मटन करें तब भी मसला है? देखें, अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून में कोई मसला नहीं है, लाइक कभी कभार आपने यू कैन हैव इट, लेकिन अदरवाइज आप कोशिश करें कि एक जो मील आप ले रहे हैं उसमें चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो या चिकन हो या फिश हो, बिल्कुल एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। वो उसको मेटाबॉलिज्म भी आपका बेहतर रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है और आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाती है उसकी। सो वो और मुनासिब यही है। अच्छा, मैं एक टिप सॉरी आपको और देना चाहूँगी, क्योंकि अभी सबने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया है, यूजुअली भी हॉस्टल खा रहे हैं, और यूजुअली भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, घर में कभी कोई अच्छी चीज़ बनी है तो हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी इनटेक कर लेते हैं प्रोटीन के अलावा भी। सो व्हाट यू कैन हैव के एप्पल साइडर विनेगर, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट जो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर होता है उसको आप 1 ग्लास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में 1 टीस्पून डाल के ले सकते हैं। वो सारे काप जो सब चीज़ें आपकी झाग की तरह बिठा देगा और आपका डाइजेशन भी बेहतर हो जाता है। लेकिन ये वेट लॉस के लिए भी है, बट मैं ये बात कह दूं कि 3 दिन के बाद रिपीट करना है इसको। इसको डेली बेसिस पे नहीं करना कि रोज आना जी भर भर के खाए और रात को हमने ये पी के कार्ब्स कट कर लेने, ऐसा नहीं होगा। कौन नहीं यूज कर सकता ये? जिनको स्टमक का बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम हो, जिनको फूड पॉइजनिंग हो, इंडाइजेशन हो, स्टमक से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हो सीवियर किस्म के, वो ना लें। या क्रैम्प्स पड़ते हो, जिन अक्सर ऐसा होता है, यूजुअली किसी का स्टमक जो है वो अपसेट ही रहता है समहाउ, सो आप इसको ना लीजिएगा। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं और अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी हैवी खाना खा लेते हैं, तब भी 3 दिन से पहले इसको रिपीट ना कीजिएगा, और हफ्ते में भी सिर्फ 2 मरतबा। उससे आपके दांत भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो आपका जो फर्स्ट लेयर ऑफ जो शाइनिंग होती है वो आपको डैमेज कर देता है। सो बेहतर होगा, देखिए अगेन, किसी भी चीज़ की ज्यादती और कमी नुकसान का बाइस बनती है। खाना खाइए, खुशी खुशी खाइए, एतदाल में खाइए और 1 घंटा वर्कआउट कीजिए। क्या बात है। थैंक यू सोने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बात करके। सेम हियर। महक, कोई और सवाल आपका? नहीं, मैंने चूंकि गोश्त बहुत कम खाया, इसलिए इतने सवाल मेरे पास ही सवाल इतने नहीं, जिन्होंने ज्यादा खाया उनके सारे सवाल मैंने बता दिए। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, कराची वालों पर मक्खी और मच्छरों ने धावा बोल दिए। सूरत हाल के जमजम सईद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कराची की सड़कों पर जा बजा कचरा मक्खी और मच्छरों की तेजी से अफजाइश का सबब बन रहा है। कोरोना के खतरे के साथ दीगर बीमारियां भी सर उठा रही हैं। ताफुर और गलाजत से बेजार शहरी कहते हैं बीमारियां फैल रही हैं, जल्द अज जल्द सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और लोग जो है हम बीमार हो रहे हैं, इसी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत जो कोरोना के पीछे पड़ी हुई है, इसका इलाज भी तो करे, गंदगी से छुटकारा दिलवाए, सफाइयाँ करवाए। कौन करवाएगा? जिन अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है सफाई सुथराई न होने से पेट के अमराज और डेंगू फैलने का खतरा रहता है। बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेसेस हैं जो फैलती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग तो आम सी बात है, लेकिन टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। मच्छरों से मलेरिया तो होता ही है, लेकिन डेंगू का खदशा हर वक्त रहता है। वबाई अमराज का खतरा दस्तक दे रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरी कहते हैं बर वक्त एक्शन न लिया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। इंतहाई गंभीर सूरत हाल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी PMA। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का।
कहिएगा, कराची में मक्खियाँ मच्छर भरमार है। मतलब कराची के कूड़े की अगर हम बात करें तो वो तो हमेशा से चलती आती है कि जगह जगह कूड़ों के ढेर हैं, लेकिन ईद उल अजहा के बाद हम देखते हैं कि अलाइशों का सड़कों पर फेंक देना, एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम ना होना और इसके बाद मच्छरों की भरमार, इसके बाद मक्खियों की भरमार, ये यकीनन बीमारियों को जन्म देने वाली बात है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारा जो इस्लाम है वो तो कहता ही यही है कि सफाई निस्फ ईमान है, और वो इसीलिए है कि साइंस भी यही कहती है कि जितनी जो गलाजत है, गंदगी है, चाहे आप वहाँ रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, वो आपको बीमार कर सकता है। अब इस वक्त जो सूरत हाल आप बता रही हैं, जो पेश किया गया है, उसमें तो यही है कि ये जितनी भी गंदगी रास्ते में पड़ी रहती है या ऐसे खुली जगहों पे पड़ा रहता है कोई भी गंदगी, तो उसको फौरी तौर पे हटाना चाहिए। अब जो सूरत हाल है इस वक्त गर्मी के मौसम में बीमारियां वैसे भी फैलती हैं, तो इन हालात में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मक्खियां जब होती हैं तो मक्खियां ये बीमारियां उधर से लेकर और आपके खानों में आके होती हैं। हमारे यहाँ लोगों को इतना अवेयर भी नहीं है कि आप कोई भी खाने पीने की चीज जो है खुला ना छोड़े। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, अब लोग होटलों के अंदर खाते हैं, मक्खियां हैं वहाँ पे, उसी में फिर आप देखें कि स्कूल के बाहर जो ठेले पे है, जो बच्चे वहां से लेते हैं, वो देखिए वो मक्खियों से भरा होता है। वो मक्खियां पहले जो है इन गलाजत पे बैठती हैं, उसके बाद वो आके आपके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं। तो ये बीमारियां, जहाँ भी डॉक्टर साहब अनकवर्ड फूड होगा वो ज़ाहिर है उसकी वजह से बीमारी फैलेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताइएगा कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बचाने के लिए? हम क्या कर सकते हैं? पानी को ज़रा उबाल के पीने वाली बात आई एम श्योर आप करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं एट दिस पॉइंट कि वाटर बॉर्न डिजीज़ का शिकार हम ना हो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है शेर। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी तमाम आवाम की है। यकीनन हुकूमत की इस हवाले से 100% जिम्मेदारी हुकूमत की है सब, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने घर का कचरा उठाकर घर के सामने, गली पे, किसी के घर के सामने या कहीं कोने पे फेंक देते हैं, वो गलत है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि अगर कुर्बानी की अगर हम बात करें तो जो आलाइशें हैं, हमने कुर्बानी तो कर ली है, लेकिन हमने उसका सही तरह से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया या सही जगह पे नहीं किया, तो वो बीमारी ये ना समझे कि आपने अपने घर के आगे या आपके दूर थोड़ा फेंक दिया है तो वो आपके घर पे बीमारी नहीं आएगी। आपके मच्छर आपको बीमार करेंगे। वो बीमारी क्या होगी? पानी से पैदा होने वाली बीमारी है। मच्छर जो बीमारी करती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, कॉलरा है, की बहुत सारी और टाइफाइड है। फिर मच्छर से आपको आजकल जो है इस तरह की गंदगी के मच्छर जो है वो आपको मलेरिया से काफी लोग इंतकाल कर जाते हैं जब ये मलेरिया जो है दिमाग पर चढ़ जाता है। हमारी एक बहुत सीनियर डॉक्टर जो है सरवर जहां जुबैरी, ये मलेरिया से जो है वो इंतकाल हुआ, चूंकि वो जो है वो उनके ब्रेन में आ गया। तो लोगों को बताने के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि आपने कोई चीज गंदगी अपने घर की फेंक दी और आप सेफ हो जाएंगे। हजारों, अब 30 लाख अफराद जो है पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में हर साल मुब्तला होते हैं। तो अब ये और डॉक्टर साहब एट दिस पॉइंट जब हम ये बात कर रहे हैं, ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू कराची एंड विद रिस्पेक्ट टू आर हेल्थ सिस्टम कि अभी कुछ देर पहले कासिम सुमरो साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन कोरोना की है तो 2-3 रोज़ तक अगर पॉजिटिविटी रेशो ये रहा तो अस्पताल भर जाएंगे। और जब बात हम ये वाटर बॉर्न डिजीज़ की कर रहे हैं तो ज़ाहिर है एक ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम पर बोझ है कोरोना का, और उसके साथ अगर वाटर बॉर्न डिजीजेस का बोझ बढ़ गया तो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। देखिए, ये तो हमारा जो सिस्टम है ना हेल्थ का, ये वैसे ही बहुत वीक है। हम तो वैसे ही शोर मचाते थे ये गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियां, साफ पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर हमारा जो पॉल्यूटेड वो है, तो एयरबॉर्न डिजीजेस जो है और दूसरी चीजें हैं, तो ये तो ऑलरेडी बर्डन हमारा रहता था। अब ये कोरोना की वजह से अल्लाह रहम करे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा
कि ईद के बाद हमें बहुत खतरा है कि अब 24% हो गया है और आप देखिए कि खुदा ना खास्ता ये मजीद मुझे लगता है कि बढ़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन आप देखिए कि इतना प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए लोग जो है परेशान होंगे। हमारे डॉक्टर साहब इसमें भी अलार्मिंग बात यह है कि जो 24% पॉजिटिविटी रेशियो है इसमें 100% भारतीय वेरिएंट सामने आया है, जहां भी सीक्वेंसिंग हो रही है वो भारतीय वेरिएंट है और उसकी वजह से खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें 100% इंडियन वेरिएंट्स है और इंडियन वेरिएंट्स आपके नाजरीन को बताता चलूं कि ये वो इंडियन वेरिएंट है जो कि आप लोग 1-1.5 महीने पहले इंडिया के जो हालात देख रहे थे वही वेरिएंट है, वही। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस वक्त जितने भी पेशेंट कराची के अंदर मौजूद हैं वो स्टेटिस्टिक्स, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टेटिस्टिक्स ये बताता है कि उनमें से 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है और 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करें, अपने घर वालों को करें। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो अपने तमाम फैक्ट्री के मुलाजमीन को वैक्सीनेट करें। जब तक तमाम लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं वो भी सेफ नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको खुदारा समझें तमाम लोग कि ये आगे चल के हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लोगों की जानें जा रही हैं, रोजाना तकरीबन 30, 40, 50 लोग पाकिस्तान में इंतकाल कर रहे हैं। ये वो फिगर है NCOC की जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका तो आप सोच ही नहीं सकते कितनी तादाद है। ये आज की तादाद तकरीबन 3000 के करीब पहुंच गई है, जो NCOC की 2800 समथिंग है। ये 3000 है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें शोएब, ये फिगर हमारे पास है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि घरों के अंदर है, जिनको मैं टेलीफोन के ऊपर हिदायत दे रहा हूँ, वो सब कोरोना पॉजिटिव है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो खुदारा अपने आप को संभालें, अपने घर वालों को संभालें। ये कोरोना और ये गंदगी, ये तमाम चीजें आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी, हमारी अपनी जिम्मेदारी कि हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि इन बीमारियों से हमारे अपने इस दुनिया से चले जाते हैं और ऐसे मामलात हम इस वक्त देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर थे। महक, अब क्या आप हमें गुजरांवाला लेकर चल रही हैं? बिल्कुल, गुजरांवाला, जहाँ पर वैसे तो हम ये कहते हैं कि गुजरांवाला के जो पहलवान है उनका बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जनाब, शाहकारों का शाहकार। और जब हम बात करें तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्या शाहकार है भाई। एक मॉडिफाइड लेमोजिन की हम बात करते हैं। गुजरांवाला के शहरी ने शानदार लेमोजिन को बग्गी नुमा गाड़ी में तब्दील कर दिया है, यानी पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। जुल्फ़िकार ने घर में लेमोजिन तैयार किया और इस पर कितना खर्चा आया और लोग इसे देखकर कितने हैरान होते हैं कि ये जो खूबसूरत सी बग्गी है, अब ये कितने में मिल सकती है रेंट पे, या आप कितने में बना सकते हैं, ये इस पे कितनी लागत आई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार ने। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि अच्छी खासी लेमोजिन को आपने बग्गी में तब्दील कर दी है, ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में? आइडिया यूट्यूब पे मैं मुख्तलिफ गाड़ी देख रहा था, एक रूस की गाड़ी सेम यही जो मैंने तैयार की है इस मॉडल की मुझे नज़र आई है, उस पर मैंने रिसर्च किया, मुझे काफ़ी अच्छी गाड़ी लगी है, तो मैंने उसे देखकर ये। अच्छा जुल्फ़िकार, ये भी बताएं कि कितना टाइम लगा इसकी तैयारी में और कितना खर्च हुआ? तैयार करने में मुझे 4.5 माह का टाइम लगा है और ख़र्च इसके ऊपर मेरा तकरीबन जो है ना, ये गाड़ी ख़रीद के और इसके ऊपर जो मैंने ये कार्ड के लेमोजिन ये सारा जो कंप्लीट मुझे 35 लाख रुपए में गाड़ी ये पड़ी है। अच्छा, तो जब भी ये गाड़ी लेकर आप निकलते वैसे तो सब मुड़ के देखते होंगे कि ये क्या ज़बरदस्त गाड़ी है। रिश्तेदार क्या कहते हैं, देखने वाले क्या कहते हैं, क्या क्या कमेंट्स देते हैं? पसंद करते हैं, साथ जो है खड़े होकर सेल्फी वगैरह बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुकिंग पे भी काफ़ी गाड़ी भेजी है। अच्छा जुल्फ़िकार, अब लेमोजीन बन चुकी है बग्गी, तो अब इसमें कितने लोग वैसे बैठ सकते हैं, गुंजाइश कितने लोगों की है? ये मैंने 6 सीटर गाड़ी तैयार की है, तो जब बुकिंग पे जाती है तो जो है उनके वो अजीज़ों कार जो है वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी एडजस्ट हो जाएं, तो इस तरह का मसला बनता ही रहता है। अच्छा, वैसे ऐसा कभी हुआ कि कहीं पे आप गाड़ी लेके गए हो किसी भी तकरीब में और वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं? क्योंकि होता है पाकिस्तान में ये है कि गाड़ियों में अच्छे खासे लोग बार बार के जो है वो जा रहे होते हैं।
बिल्कुल, ये काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है। ये 6 सीटर मैंने गाड़ी रखी हुई है, इसमें 10-10 लोग भी बैठ जाते हैं। सही। अच्छा जुल्फ़िकार, ज़रा इसकी मेंटेनेंस से मुतालिक भी बताएं, खर्च कितना आता है पर मंथ, इसकी क्या कॉस्ट आपको पड़ती है? ज़रा पेट्रोल के अलावा कभी लेकर भी जाना पड़ता है मैकेनिक के पास, कभी चेक भी कराना पड़ता है, कभी गड़बड़ भी हो जाती है? देखिए, मैंने हर चीज़ जो है ना इम्पोर्टेड लगाई है गाड़ी में, कोई भी चीज़ मैंने नॉर्मल नहीं इसमें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना खर्च नहीं, आम जैसे छोटी गाड़ियों में खर्च होता है वो ही है मेरा खर्च। अच्छा, और जुल्फ़िकार, अगर मैं कहूँ कि मेरी किसी भी गाड़ी, मेरी एक ही ज़ाती गाड़ी है मेरे पास, तो उसे आपने बग्गी में तब्दील करना है तो कितना खर्चा आएगा और क्या आप कर देंगे? जी बिल्कुल कर दूंगा। उसके ऊपर खर्च जो है वो गाड़ी देखकर ही बता सकता हूँ कि पहले गाड़ी जो है वो किस कंडीशन की है, तो वो तो हो जाएगा, मसला नहीं है। कराची के उस मसले की बात करते हैं जिसमें बहुत बात होती है, जिस पर वैक्सीनेशन की बात होती है, लेकिन सिर्फ बात होती है। लेकिन अब एक नया तरीका इलाज जो है वो इजाद हुआ है। कुत्तों के काटने के इलाज का नया तरीका जो है वो सामने आया है। 7 दिन में 2 खुराकें लगाएं और रेबिस से छुटकारा पाएं। इंडस अस्पताल की जानिब से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि नए तरीक़ाकार के तहत जिन 79% मरीजों का इलाज किया गया है वो ना सिर्फ उस इलाज से बेहतर हुए हैं, बल्कि 11% में भी रेबिस की वजह से मौत का एक केस जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। वरना हम देखते थे कि कराची हो जाए या दूर दराज के सिंध के इलाके हो जाए, कुत्ते के काटने की वजह से मौत जो है वो बढ़ती चली जाती थी। शुएब, इंडस अस्पताल के शोबा वबाई अमराज के सरबराह डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन साहब भी कहते हैं कि कुत्ते के काटने का नया तरीका इलाज बहुत ज़्यादा मौसर है और इसमें इलाज का जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये पाकिस्तान जैसे उन ममालिक के लिए बेहतरीन है जहाँ वसाइल के साथ साथ वैक्सीन की किल्लत होती है और कुत्ते के काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो तरीका कार है, उम्मीद है कि आगे चल के ये पाकिस्तान में इसी तरह से हम देखेंगे कि ये ना हो कि एक टाइम पे आके इसकी भी किल्लत पैदा हो जाए। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जिस हम तरीक़ा कार की बात कर रहे हैं, अभी इसके सिर्फ ट्रायल जारी हैं या फिर ये बाकायदा तौर पर ये सामने आ चुका है और बाकायदा तौर पर अब ये लगनी भी शुरू हो गई है और आवाम जो है इससे सेटिस्फाई भी नज़र आ रहे हैं? लेकिन सबसे पहले मैं एक बार फिर ये रिपीट करूंगी कि जैसे कुत्ता या कोई भी जानवर काटे तो उसे जख्म को फौरी साबुन और पानी से धो लें ताकि लुआब धुल जाए। ये स्टेप नंबर 1। दूसरा कदम ये है कि ऐसे अस्पताल जाएं, ऐसे डॉक्टर के हाथ आएं जो ये जदीद तरीक़ेकार अपनाया हुआ हो। ठीक है, क्योंकि बदकिस्मती से ये है कि इसकी मैनेजमेंट में कोई ऐसी ज़बरदस्त तब्दीली नहीं आई है। महज मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये मेरे तजर्बे के बिना पे और WHO के हिदायत के बिना पे, कि वही वैक्सीन जो हमें अब से 20 साल पहले कहा जाता था कि एक वायल 5 के ट्रीटमेंट के कोर्स में दिया जाए, यानी कि डे 0, 3, 7, 14, 28। हाँ, तो ये 5 वायल, एक वायल एक वक्त एक मरीज़ को लगाया जाए। तो आप सोचें कि 5 वायल 1 महीने के अंदर लगाया जाए तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होती है। अब जो ये WHO के साथ जो मेरा तजर्बा है उनके साथ मिलने मिलाने के बाद हमने ये रिकमेंडेशंस बनाई कि इसको हम ऐसे ममालिक में रखें जहाँ पर ये अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे जैसे ममालिक में या गरीब तबके के ममालिक में जहाँ पर रेबीज़ बहुत ज़्यादा होती है या डॉग बाइट्स बहुत होते हैं, और किसी अस्पताल में जैसे इंडस में रोज़ाना 20 से 30, 40, 50 पेशेंट्स आ जाते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में भी इतने आते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक मरीज़ जो 20 या 25 या 30 आते हैं, उनको एक वायल 5 बार लगाया जाए तो उसका हिसाब बेहिसाब हो जाता है, करोड़ों में चला जाता है 1 साल के अंदर। ठीक, अब ये जो नया तरीका है, वही वैक्सीन को आप 3 डोजेज़ में लगाएंगे, 3 डोजेज़ में, यानी कि डे 0, 3 और 7 बस। और ये कैसे लगाएंगे कि उसका कम मिकदार 0.1 ml बजाय गोश्त में लगाने के इंट्राडर्मल, यानी कि जिल्द के अंदर लगाया जाए, एक यहाँ डे 0 पे, डे 3 पे, डे 7 पे। इसके अलावा
जो इम्यून ग्लोबुलिन लगाया जाता है वो भी मस्ट है, वो भी अगर कोई गहरा जख्म हो तो उसके अंदर लगाना ज़रूरी है। अच्छा, ये वैक्सीन की तरफ हम आते हैं। यानी डॉक्टर साहबा, ये हम समझें कि इस वक्त जो तहकीक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये हुई है कि तरीका बदला गया है, वही वैक्सीन है, लेकिन अब 3 डोजेज हैं। एक जिस वक्त कुत्ते ने काटा है 24 आवर्स के अंदर वो वैक्सीन लग जाए, फिर तीसरे दिन लगे और फिर 7वें दिन लगे, लेकिन गोश्त के अंदर नहीं, नॉट इन मसल, आई एम स्किन के अंदर, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हम इंडस हॉस्पिटल में बार बार वर्कशॉप्स करते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं ताकि हेल्थ केयर वर्कर, नर्स हो, डॉक्टर हो, ये तरीक़ेकार समझ जाएं और पेशेंट को एक्सप्लेन करें। डॉक्टर साहब, ये तरीक़ेकार जिसकी हम बात करेंगे पाकिस्तान के अलावा कहीं और पर इस वक्त फॉलो हो रहा है? ये हमने 2019 में WHO में, मैं भी साथ ही, इनकी एक स्टेज मीटिंग होती है, 20 मीटिंग्स हुई थी, तो उनके अंदर ये शुरू किया, ये रिकमेंडेशन किए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, अब मैं 2019 की मीटिंग में गई थी बैंक, वहाँ पर ये नई बात जब शुरू की तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, पहले कोई और करे तो हम फिर शायद करेंगे। तो मैंने 1 साल का ये तजर्बा किया, उसमें ये दिखाया कि 2017 में, यानी कि ये रिकमेंडेशन से पहले हमने कितने वायल्स यूज़ किए थे, और 2018-17 के बाद, जो 18 के बाद जो ये रिकमेंडेशन आई, उसमें कितना फ़र्क हुआ, वैक्सीन कंजम्पशन, इम्यून ग्लोबुलिन कंजम्पशन, कितना रुपया हमने बचाया, तो वो हम और पेशेंट्स को हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो किल्लत की हम हमेशा बात करते हैं, इस पे भी काबू पा लिया जाएगा? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पाती हैं तो मुझे ये भी समझाएगा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, फिर लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू होता है, तो क्या इस तरीक़ेकार से उस किल्लत पे भी काबू आसानी से पाया जाएगा? डेफिनेटली, बिल्कुल यही सारा मकसद था ये पूरे तजर्बे का, ये रिकमेंडेशंस का, कि जहां आप 5 फुल वायल्स एक मरीज के ऊपर खर्च करते हैं, वहां पर ये सब हिसाब करके सिर्फ 1 वायल हर मरीज के लिए खर्च होगा, और उसमें कीमत आप सुने कि 70% कम हो जाती है। तो वही वैक्सीन जो 5 अब यूज़ करें, अब आप एक पेशेंट पे 1 वायल 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर यूज़ करेंगे 037 में, ठीक है। तो इससे न सिर्फ वैक्सीन की बचत होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम कवर कर सकेंगे। तो ये चीज़ मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ पूरे शहर में, सूबे में, मुल्क में, दुनिया में। और ये चीज़ जो ये मेरा आर्टिकल अब WHO बुलेटिन में छपा है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है 5 लैंग्वेजेस में, ताकि और ये आवाम की आसानी के लिए और आवाम के समझने की आसानी के लिए, इसलिए कि एक आम आदमी जो है इसको आसानी तरीके से समझ सके। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। कैसे मामले पर बात, जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत है कि केसेस हो जाते हैं, लेकिन जब इलाज की बारी आती है तो फिर इलाज के तरीक़ेकार जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। आगे बढ़ते हैं जनाब, अपनी सरजमीन की बात कर लेते हैं। जब पाकिस्तान की बात होती है तब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बहादुरों की सरजमीन है, पाकिस्तान मुहिम जो की सरजमीन है। यहाँ पर इतना टैलेंट मौजूद है कि हम कहें कि ईंट उठाओ ना तो आपको टैलेंट मिलना शुरू हो जाए। यहाँ के ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। यही वजह है कि पहाड़ों के बेटे अली सदपारा की बात हो जाए या समीना बेग की बात हो जाए, एक के बाद एक मुहिम जो है मुल्क का नाम रोशन करते हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कोहपेमाओं में शामिल है एक मल्टी टैलेंटेड बॉक्सर भी हैं, फाइटर भी हैं, नायला कियानी, जिन्होंने बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही 8000 मीटर की चोटी जो है सर करने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। इसका उन्होंने एजाज़ हासिल किया। 8000 मीटर की बुलंदी, -15 डिग्री की ठंड और हवा का दबाव इतना तेज़, उसके बारे में कहा जाता है कि अपने साथ जो है उड़ा कर ले जाए, इतनी ठंडी और तेज़ हवा होती है वहाँ पर। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद गाशर बामटू की जो चोटी है उस पर पहली बार एक पाकिस्तानी खातून जिनका नाम है नायला कियानी वो वहाँ पर पहुँची। ये तमाम तर सफ़र उनके लिए कितना मुश्किल था और कौन कौन सी मुश्किलात उनके आड़े आई, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलात को जो है बड़ी हिम्मत और हौसले से फेस किया। इसी पर बात करने के लिए हमें स्कर्दू से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नायला, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शुएब भी हमें ज्वाइन किए हुए इस्लामाबाद से। नायला, मुझे ये बताएं, बॉक्सर, फाइटर और फिर कोहपेमाई, ये तो मतलब आप इन चीज़ों के जब नाम सुनते हैं ना तो आप दूर हो जाते हैं कि बड़े मुश्किल काम है। ये तमाम मुश्किल काम इतनी आसानी से कर लेना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। ये नेचुरली एक्चुअली मैंने काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई किए थे, क्रिकेट भी ट्राई किया, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स ट्राई किया। तो बॉक्सिंग में मैं अच्छी थी, और जब ट्रैकिंग, आप आई थिंक आपके शो में पहले भी आई हूँ, ट्रैकिंग में भी जब मैं हाइट पे 5600 मीटर की हाइट पे वो पास किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मैंने वो स्पोर्ट्स पिक किए जिसमें मुझे मतलब मुझे पता था कि मैं काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर सकती हूँ। तो ये प्लान नहीं था, ये बस बाय चांस हो गया। अच्छा, और मैं उस चोटी के बारे में बात करना चाहूँगी जहाँ पे सुनते हैं कि अगर कोई भी पतली दुबली सी खातून चल जाना तो वो उड़ जाती है, बल्कि कोई मोटा बंदा भी जाए ना तो इतनी तेज़ हवा होती है कि वो हवा से उड़ जाएगा। तो मुझे ज़रा उस सफ़र के बारे में बताएं, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग, क्या क्या मुश्किलात थी जो सामने आई? सफ़र तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। कोहपेमाई को हम वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट बोलते हैं। तो शुरू से ही क्योंकि पहले स्कर्दू से जब हम निकलते हैं तो 7-8 दिन की ट्रैकिंग होती है बेस कैंप तक पहुंचने तक। तो वो ही इतना मुश्किल था कि इतनी सर्दी थी कंकोडिया के पास कि बस मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा। फिर जब हम बेस कैंप पे पहुंचे तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे हम ऊपर जा सकते हैं, हमें रोटेशंस करनी पड़ती है, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना हवा में ऑक्सीजन कम होगी। जितना स्टीप है स्लिप होने का खतरा है, अगर टेक्निकल नहीं है तो तब भी स्लिप होके जाने का खतरा होता है। तो रोटेशन से हमें डिफरेंट हाइट्स पे हमारे कैंप्स होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3। तो हमने 3 रोटेशंस की थी। कैंप 1 पे जाके 6000 की बुलंदी पे हमने 3 रातें गुजारी थी। उसके बाद नीचे आए, अच्छे मौसम का वेट किया, फिर ऊपर गए। फिर कैंप 2 पे 6500 की बुलंदी पे 2-3 नाइट स्पेंड की। कैंप 3 टच किया जो कि 7300 की बुलंदी पे था। तो मतलब ये इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी को लेस ऑक्सीजन जो हवा में होती है कम ज़्यादा बुलंदी पे उससे यूज टू करना होता है। तो उसका एक रिस्क होता है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, जिससे आपके मतलब सबसे बड़ा रिस्क होता है जान जाने का भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटेशंस की वजह से ऑक्सीजन की कमी का कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, बिल्कुल कोई हेडेक कुछ भी नहीं हुआ, आराम से सब रोटेशंस हुई। दूसरा ये था कि बहुत क्योंकि कम ऑक्सीजन पे जो फिजिकली आपकी बॉडी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करती है, मेंटली आप स्ट्रगल करते हो, इमोशनली भी मैं स्ट्रगल एक्चुअली कर रही थी। मेंटली इस तरह के बस हर रोज़ ये सोची कब ये दिन ख़त्म होगा, कब ये दिन ख़त्म होगा और कब ये एक्सपेडिशन ख़त्म होगा। और सबसे मुश्किल लम्हा आई थिंक कैंप 3 के बाद था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई चोटी सर नहीं की। तो मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि 6000 की सर करते हैं, 7000, 7500, फिर 8000 पे जाते हैं। तो मेरा डायरेक्टली 8000 था, जो कि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि नहीं होगा मुझसे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उसका मुझे काफ़ी स्ट्रेस था। कैंप 3 पे पहुंच के 2-3 घंटे तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। हर कदम मुझे मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी कि बस आगे जाना है। तो उस वक्त 2-3 घंटे में मुझे लगा कि हो सकता है टीम मुझे वापस कर दे। लेकिन अल्लाह के शुक्र से 3 घंटे के बाद स्ट्रेस लेवल कम हुआ और हमने बाकी लोगों को भी आगे छोड़ के चोटी सर की। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आई थिंक दुआएं भी थी, साथ विल पावर थी, टीम बहुत अच्छी थी। मेरे साथ सरबाज खान थे जो कि नेशनल हीरो हैं, उन्होंने 8000 से ऊपर पीक सर की हैं। दूसरे जिनको लोग कम जानते हैं वो है अली रजा सतपारा, जो कि मोहम्मद अली सतपारा के भी उस्ताद है, उस्ताद रह चुके थे। तो उन्होंने 16 8000 पीक सर किए हैं। तो उनकी टीम की वजह से भी ना बहुत इजी, मतलब इजी तो नहीं बोलो, मतलब रिलैक्स आप थोड़ी सी हो गई। कितने लोगों की टीम थी? सॉरी बोले नायला, टोटल कितने लोग आपके साथ थे? जो टीम्स की बात हो रही है, टोटल कितने थे? मेरी टीम में 4 लोग थे, सरबाज खान, मोहम्मद अली सतपारा और हमजा के एक और सोहेल सखी, जिनकी भी पहली 8000 पीक थी। टोटल वहाँ पे फॉरेनर्स अराउंड 50 थे गाशबरूम 1 और गाशबरूम 2 के लिए। उनमें से जो एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं पता है, लेकिन अबाउट 25 लोगों का हुआ है। बाकी काफ़ी लोग वहाँ से वापस चले गए। और इनमें खवातीन कितनी थी? खवातीन हमारी टीम में मैं थी, पाकिस्तान की टीम में, और एस्टिमेट रफली
50 में 5-6 खवातीन थी। अच्छा, और उन सब खवातीन में आपको लगा कि आप सबसे आगे हैं, सबसे मजबूत हैं, सबसे ज्यादा पैशनेट हैं? मुझे नहीं, आई थिंक जो खवातीन फॉरेनर्स थी वो सबका लग रहा था कि वो पैशनेट हैं, लेकिन उनमें से 2-3 का नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सबसे ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन डेफिनेटली पैशन। लेकिन आपको किसी लम्हे ये लगा नाइला कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? किसी लम्हे ये हुआ? एक भी ऐसा लम्हा नहीं था जब मुझे लगा कि नहीं होगा। मुश्किल हर लम्हा लगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगा। वो जो मैंने आपको 2-3 घंटे का बताया ना, उसमें मुझे बस डर था कि टीम ये नहीं सोचे कि मुझसे नहीं होगा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझसे जहाँ तक जाया जाएगा, समय इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ तक जा सकूंगी जाएंगे। तो इसके अलावा कोई मुझे ऐसा लम्हा नहीं लगा जब। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो हैं, आपने मतलब अपनी टीम को पहले एतमाद में ले लिया कि देखो जितनी हिम्मत है ना उतना काम करूंगी मैं। बेहद शुक्रिया नाइला, आप हमसे बात करी थी, गुफ्तगू करी थी, और आप जैसी खवातीन बहुत ज़्यादा रोशन मिसालें हमारी बाकी खवातीन के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सयाहत के फ़रोग की बात करते हैं, जो कि हमेशा से हमारे प्रोग्राम में होती है कि जनाब पाकिस्तान में सयाहत का जो फ़रोग है उसमें हुकूमत बहुत बेहतरीन किरदार अदा करी है। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात ईद के दौरान हमने देखा कि भरे रहे। लाखों गाड़ियों ने नारान कागान का रुख किया और वहाँ पर रोड्स जो थे वो ब्लॉक हो गए। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान अंदाज़न ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 4 अरब रुपए का कारोबार हुआ। गिलियात हो जाए, कागान हो जाए और स्वात, अगर हम इसकी बात करेंगे तो वहाँ पर लाखों सयाह ऐसे हैं जिन्होंने ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँचे थे, जबकि अब भी लाखों की तादाद में सयाह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात की सैर में इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जो हम मनाजिर देख रहे हैं, लोग इंजॉय करें जगह जगह अपनी गाड़ियों को रोक कर, और इंजॉयमेंट का ये तरीका है। इसी हवाले से महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा का क्या कहना है, और ईद पर सयाहों की इतनी बड़ी तादाद में जो आमद हुई है वो कितनी खुश आइंद है पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग देने के लिए, ये कैसा स्टेप था। ये वो तमाम मामलात है जिन पर बात करना और इन पर बात करके इन मामलात को सामने लाना बेहद ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है GM कल्चर एंड टूरिज़म खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैयद साहब ने। अली साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ईद पर सयाहती मकामात पर बेहद रश रहा। बेपना एक तो लफ्ज़ होता है, बेपना से आगे क्या होता है वो मुझे खुद नहीं पता, कि हमने देखा गाड़ियों की लंबी कतारें, अन्नेवाह रश। बिल्कुल, शुएब ने जो है वो मुझे बता दिया है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अगर कुछ अदादो शुमार आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि किस इलाके की जानिब कितने सयाहों ने रुख किया और अंदाज़न कारोबार कितना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद के दिनों में तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं, सरसब्ज इलाकों की तरफ जाएं। हमारे पास हज़ारा डिवीज़न और मालकन डिवीज़न 2 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और इनमें हज़ारा डिवीज़न में गलियात और कागान वैली हमारी 2 मेन डेस्टिनेशंस हैं, जो मुताद आज़ाद है, जो हमारे चेक पोस्टों से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मौसूल हुए हैं। इसमें 10 लाख के करीब लोग गलियात में आए हैं और 12 लाख के करीब लोग कागान वैली में आए हैं। इसके अलावा स्वात वैली और चित्राल और दीर, टोटल इस एरिया में 10 लाख वहाँ पे भी लोग आए हैं, और ये टाइम ड्यूरेशन रहा है तकरीबन 5 से 6 दिन का। ठीक सर, कुछ स्पेशल मेजर्स भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से लिए गए थे इन टूरिस्ट स्पॉट्स के हवाले से, और स्पेशली इस पर्सपेक्टिव से कि टूरिस्ट तो आएगा, पूरे मुल्क से आएगा, लेकिन कोविड ना फैलाए। बिल्कुल, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड की वजह से हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। तो इस दफ़ा KP टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने 2 महीने पहले ही, यानी कि समर के स्टार्ट से, जून से जुलाई के एंड तक
दोनों महीनों में मालाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न में कोविड की SOPs के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया है, जिसमें हमने होटलियर्स को, टूर ऑपरेटर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, गाइड्स को, गर्स के टूरिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने कोविड की SOPs के बारे में ट्रेनिंग दी और इन तमाम इलाकों में 3-3 दिन के वर्कशॉप किए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया जो सप्लायर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब वो टूरिस्ट आएँ तो उनके साथ वो किस तरीके से उनकी कोविड SOPs के मुताबिक डीलिंग करें। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़, ईद की छुट्टियां या कोई भी छुट्टियां हो जाएं, सयाहती मकामात पर गुजारना, ये रुझान जो है पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और इस रुझान को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं सयाहत की बात करूं तो सयाहत की फ़रोग के लिए ये रुझान कितना मस्बत है आपकी नज़र में? सयाहत के फ़रोग के लिए हमारे मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल होता है जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है, एक हमारा डोमेस्टिक लेवल होता है जो इनसाइड पाकिस्तान मूवमेंट होती है, एक हमारा लोकल लेवल होता है जो लोकल टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो सयाह अभी हमारे इन इलाकों में आ रही हैं, ये तमाम डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और डोमेस्टिक टूरिज़म का ज़्यादा होना इस बात की गारंटी है कि आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री इम्प्रूव हो रही है और वो बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आपके टूरिस्ट तमाम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ रहे हैं। और ये इंडिकेशन इस बात की भी है कि आपकी अर्निंग और टूरिज़म बिजनेस की बेस पक्की हो रही है। अच्छा अली साहब, एक मामला और भी, जिस तरह अभी महक ने भी पहले जिक्र किया नारान का, चूँकि हमने ईद पर देखा नारान का जो रास्ता था वो वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहा और कई लोग ऐसे थे जो कि नारान नहीं पहुँच पाए, वहीं से वापस लौटना पड़ा। तो नारान में जो सिचुएशन रही ऐसी और किस किस जगह पर सिचुएशन रही ट्रैफिक जैम की, और इसको मैनेज कैसे किया गया? बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हमारे तमाम इन इलाकों में, लेकिन ये बात कहना भी ज़रूरी है कि जब भी इस किस्म की हमारी 5-6 छुट्टियां इकट्ठी आती हैं, कोई त्यौहार आते हैं जिसमें लोग बाहर टूर्स के लिए निकलते हैं, तो हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस, पुलिस, ये मिल के इनके लिए एक प्लान बनाते हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस का मेन किरदार होता है। वो सब अपनी जगह हम इक़दामात करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10 लाख लोग एक वैली में आए, 12 लाख लोग एक वैली में आए, फिर तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है टूरिस्ट की। 10 लाख लोगों के आने का मतलब है कि 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ इंटर हो रही हैं आपके इलाके में, जबकि आपके लोकल लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्लस थोड़ा सा हमारे टूरिस्ट हजरात को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब पुलिस ट्रैफिक के लोग मौजूद हों, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हो, आप ताउन करें उनके साथ और जिस तरीके से वो लाइंस स्ट्रेट रखें, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए आगे आने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। जब एक जगह पे रोड ब्लॉक हो जाती है, चौक हो जाती है, तो वो उसकी वजह से पीछे आने वाले लोगों की ट्रैफिक का सिस्टम मुतासिर होता है। तो रिक्वेस्ट ये है कि टूरिस्ट हजरात हमारी लोकल इंतज़ामिया के साथ ताउन किया करें और जिस तरीके से वो सेटअप बनाएं उसको फॉलो किया जाए। ठीक। अली साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा, कोई भी सयाह अगर किसी सयाहती मकाम पर जाना चाहे तो उससे कबल मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि आप सड़कों का हाल जानें, मौसम कैसा है, दीगर मालूमात जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आपको पता हो कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। इसके लिए क्या कोई इक़दाम उठाए गए हैं? हमारी खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म ने, हमारी KPCTA खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी ने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन हब बनाया है। इसे हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब कहते हैं। ये हेल्प लाइन है हमारी जो 24 घंटे काम करती है। ये 1422 इसका नंबर है। इसमें आप जिधर भी जाना चाहें,
जब जाना चाहें जिस इलाके की तरफ, उसकी रोड्स के बारे में, वहाँ होटल्स के बारे में, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स के बारे में, मेडिकल सेंटर्स के बारे में, हर एक किस्म की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। होटल रिजर्वेशंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये लाइन हमारी 24 घंटे काम करती है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ शहरों में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पे हम ब्रोशर प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर इलाके की पूरी तफसील होती है। होटल्स के नंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, पुलिस नंबर्स होते हैं, रेस्क्यू नंबर्स होते हैं। ये सारे सेटअप्स हमारी तरफ से KP में कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने अपने हिल स्टेशंस पे 1122 के सेटअप्स भी लगा दिए, रेस्क्यू टीम्स के सेटअप्स भी लगा दिए, और हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं आगे भी। बिल्कुल सर, ये टूरिज़म इंफॉर्मेशन सेंटर से मुतालिक जो आपने जिक्र किया, हमने इसका खुद विज़िट भी किया था जब ईद से पहले हमने हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न के मुख्तलिफ स्पॉट्स का विज़िट किया और नाज़रीन को बताया कि कितना खूबसूरत KP है, कहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। लेकिन एक मसला जो हमें भी दरपेश आया वो था कि वहाँ पर कई ऐसे स्पॉट्स इंक्लूडिंग दैट कुमराट वैली, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स का इशू था। तो अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से ऐसे स्पॉट का रुख नहीं करते कि कॉन्टेक्ट नहीं होगा, फैमिली से फैमिली परेशान होगी। कोई अगर चाहता है कि वो ऐसे सियाती मकाम पर जाए, एंजॉय भी करे, लेकिन साथ वर्क फ्रॉम होम वाला जो मैटर है उसको भी डील कर ले, तो वो परेशान होते थे। इसको भी केटर किया जा रहा है कि सिग्नल्स बेहतर हो, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन के टावर्स हों, ताकि जो भी वहाँ पे जाए उसकी कनेक्टिविटी का मसला ना हो। बिल्कुल ये चीज़ देखने में आई है। जो हमारे दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे टेलीफोन सर्विस या नेट सर्विस बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए हमने एक जामा मंसूबा बनाया है, और तमाम ऐसी इलाकों को जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी और टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको हमने नोट करके एक पैकेज के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है, और उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है ताकि अगले आने वाले साल में इन तमाम एरियाज़ में इंटरनेट और टेलीफोन फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक, मोहम्मद अली सैयद साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब, अगर आपकी छुट्टियाँ हैं तो प्लान कर लें, नारान का गन गलियात जाने का, एंजॉय करें, लेकिन जाने से पहले मौसम का हाल और सड़कों का हाल ज़रूर जान लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक जनाब। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी माँ से जिन्होंने अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए चंदा जमा करके एक बड़ी रकम इकट्ठी की है और अब उसे ऑपरेशन की खातिर बैरून मुल्क ले जा रही हैं। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। निम्रा जलील इनका नाम है, जो एक वर्किंग वूमेन है, और उनका इकलौता बेटा जिसकी उम्र है 4 साल। सैयद मोहम्मद आसलान एक ऐसी पेचीदा बीमारी का शिकार हो गए हैं जो कि लाखों लोगों में से सिर्फ एक शख्स को होती है। निम्रा के मुताबिक उनके बेटे का दिल और जो उसका स्टमक है वो जिस्म के बाएं जानिब नहीं है बल्कि दाएं तरफ है, जबकि दिल सीने में उल्टा है, यानी दिल का रुख जो है असलान की कमर की जानिब है। डॉक्टर से मालूम हुआ है कि अमेरिका में बोस्टन चिल्ड्रन अस्पताल के माहिरीन ने दिल की सर्जरी का एक मखसूस तरीका ईजाद किया है जिसके ज़रिए असलान को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है। हमारी दुआ है कि ये बच्चा जल्द अज जल्द अपनी मामूल की ज़िंदगी पे वापस आए, उसका इलाज हो, और इस इलाज पर करोड़ों रुपए के खर्च का सुनकर नम्रा और उनके शौहर ने हिम्मत नहीं हारी और बेटे के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करने का सोचा, और इस मकसद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और बिलाखिर वो अपने बच्चे के लिए पैसे जमा करने में कामयाब हो गए। ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा होगा यकीनन, एक माँ के लिए आसान काम नहीं होता। और असलान को सर्जरी के लिए बैरून मुल्क कब उन्होंने ले जाना है, डॉक्टर्स कब इलाज शुरू करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी पर बात करने के लिए निम्रा जलील जो है इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और आज़ान के बारे में स्टोरी लगाई, थैंक यू सो मच। अच्छा निम्रा, ये किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब आपके बच्चे को कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाती ना तो माँ की तो रातों की नींदें उड़ जाती हैं। पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूँगी कि
ये वो बीमारी जो कि लाखों में से किसी एक को है, और उस पर माँ की इतनी हिम्मत और उसका इतना हौसला, जिस तरह आप अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए मसरूफ़ हैं, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं असलान की जो सेहत है उससे मुतालिक सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अब उसकी हेल्थ कैसी है, और जो उसको ये बीमारी है इसका इल्म आपको हुआ कब? आज़ान, पहले सवाल की जानिब मैं बताती हूँ कि आज़ान बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। ही इज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड। बहुत ऐसा बच्चा है जो ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करना चाहता है और करता भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और उसी की आंखों में ज़िंदगी देखकर हम लोगों ने अपनी फ़ाइट शुरू की, क्योंकि बहुत, मेरे ख्याल में कोई भी माँ होती मेरी जगह वो ऐसे ही करती। आज़लान का हमें पता तब लगा कि उसके हार्ट में कोई इश्यूज़ हैं जब वो 13 डेज़ का था। उसको नॉर्मल सी एलर्जी हुई थी। हम पेडिट्रिशियन के पास गए तो उन्होंने उसकी हार्ट रेट चेक किया और सब कुछ चेक किया और हमें एडवाइस किया कि हम इसको फ़ौरन किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। 13 दिन से लेके 2.5 साल तक का ये सफ़र था जिसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा था कि कहाँ पे उसको क्या इश्यूज हैं, मेजर क्या इश्यूज हैं। जब हम इसको आगा खान लेके गए कराची में, जब ये 2.5 साल के थे, वहाँ पे हमें कंप्लीट पिक्चर पता लगी और हमें पता लगा कि इसको हेट्रोटैक्सी सिंड्रोम है जो 10 मिलियन बच्चों में से किसी एक को अफेक्ट करता है, और उसी सिंड्रोम की वजह से इसका हार्ट भी अफेक्टेड है। उसके साथ साथ आज़लान का लिवर, आज़लान का जो लिवर है वो मिडलाइन है, इसकी स्प्लीन भी नहीं है और गॉल ब्लैडर भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कोरोना में आप लोग सारे मास्क पहन रहे हैं और सब कुछ, तो हमें जब आज़ान 2.5 साल तब से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तब से हम उसकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए और सारी ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। यूं तो नम्रा, औलाद के लिए माँ पूरा दिन वक्फ कर देती है, पूरी रात वक्फ करती है, सारी एनर्जीज वक्फ कर देती है, लेकिन जब हम आसलान की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए थी, जो कि केयर आपने प्रोवाइड की। थोड़ा सा मुझे बताएंगी पूरे दिन की रूटीन आपकी क्या होती थी, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनकी तबीयत ख़राब थी, क्या क्या रूटीन आपको अपनी बदलनी पड़ी, क्या कुछ आपको छोड़ना पड़ा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जब एक अकेले बंदा कुछ भी कभी नहीं कर सकता, इट्स लाइक अ टीम एफर्ट। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिला जिसमें मैं अपनी चीज़ों पे फोकस कर सकी कि आज़लान की ट्रीटमेंट कहाँ करनी है। और यहाँ पे एक और सुपर मॉम आती है, मेरी अम्मी, आज़लान की नानी। वाओ! जब आज़लान डायग्नोसिस हुआ तो क्योंकि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी और मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया था कि आज़लान को बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, तो मैं और डिप्रेशन में चली गई थी। अच्छा। और मेरी अम्मी ने उसको संभाल लिया, उसको पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया, मुझे और मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। तो मैं तो आई थिंक आई एम अ सुपर मॉम, पर मेरी अम्मी जो है वो अलग ही कैटेगरी की हैं। उनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है। जो उस माँ ने ही तो असलान को ये माँ दी है, तो कैसे ना वो अजीम हो। उस माँ ने असलान को इतनी हिम्मत वाली माँ दी है, क्योंकि एग्जैक्टली निम्रा, क्योंकि जो आपने टर्म यूज़ कर दिया ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक ऐसी टर्म है जिससे मुताल्लिक अभी भी हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती। अभी भी इस टर्म पर हम एक्सेप्ट नहीं करते कि एक खातून घर में पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मुतासर है, लेकिन आपने उसको एक तो समझा, फिर आपने खुद निकलने के लिए हिम्मत की और फिर पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट की। ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट किया आपने। इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत, बिकॉज मैं तो आई एम वेरी गुड विद सोशल मीडिया, पहले से ही मैं कर रही थी, बिकॉज टीचिंग में भी मैं थी, तो हम यूज़ करते हैं इसमें। तो फिर मेरे हस्बैंड का रोल ये आया कि उन्होंने मुझे बैकअप किया इस पे। उन्होंने कहा व्हाटएवर यू हैव टू डू, यू डू इट, और हम
बेशक जो भी है हम आज़लान के लिए करेंगे। हमने पहले इसकी पूरी सिंड्रोम को रिसर्च किया, हमने पता किया कि पाकिस्तान में जो इसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है वो इसके लिए नुकसानदेह क्यों है। हमारी 4 साल की ये पूरी मेहनत, ये 4 साल हम कि अब लोग हमसे अगर पूछते हैं कि आज़लान को क्या इशू है और हम बता देते हैं, तो अक्सर लोग मुझसे इस ड्यूरेशन में ये सवाल करते हैं आप डॉक्टर तो नहीं है? जाहिर है ना कि आप माँ है, लेकिन फिर भी आपने उस पे इतना आपने उस पे पढ़ा, इतनी रिसर्च की, और वही बात है ना कि एक छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो माँ की तो वैसे ही नींदें उड़ जाती है, फिर इतना माशाल्लाह क्यूट, इतना एक्टिव बच्चा, और आप जैसे बता भी रही हैं कि उसकी आंखों में ज़िंदगी को देखते हुए आप लोगों ने ये स्टेप लिया। नम्रा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जब डॉक्टर से आपका रब्ता हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर्स की क्या कॉमेंट्स है इस हवाले से कि अच्छा ये लाखों लोगों में से किसी एक शख्स को हो जाना, क्या कहना था डॉक्टर्स का? देखिए, बहुत सारे इस जर्नी में ऐसे मुश्किल माइलस्टोन्स थे जिसमें हमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बोला कि ये बच्चा 1 साल से ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा, या आप इस बच्चे से ज़्यादा दिल ना लगाएं, मतलब आप दूसरा बच्चा प्लान कर लें, आप इससे ज़्यादा दिल ना लगाएं। पर नम्रा, ज़रा रुकते हैं यहाँ पर। अगर डॉक्टर एक बार ये जुमला कह दे एक माँ के सामने, एक माँ को, कि आपका बच्चा 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, वो वाकई एक ऐसा लम्हा होता है कि यूँ लगता है कि पहाड़ आपके ऊपर गिर गया है, वो लगता ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल 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 ऐसे ही लगता है। कैसे उस फेज से निकली, हिम्मत कैसे दी खुद को? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी ने हिम्मत दी। उन्होंने कहा बेटे, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, अगर इस बीमारी का इलाज है तो आपने उसको ढूंढना है और आपने उसको उस इलाज तक पहुंचाना है। तो जिंदगी, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आ सकती हैं। आई थिंक ये फेथ होता है आपका। मेरा बिलीफ और फेथ अल्लाह पे बहुत स्ट्रांग है, और जिंदगी और मौत बेशक सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमें उस वक्त हमने अपने इमोशंस को एक साइड पे रखकर हम रैशनल सोचने की कोशिश की। हमने अपने इमोशंस, जहाँ पे हमें लगता था कि अब हम टूट रहे हैं या मैं रोने वाली होती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं नम्रा, हमें अपने इमोशन साइड पे रखने हैं, जो इस वक्त उसके लिए जरूरी है वो करें। तो फिर हम अपना दिमाग दूसरी, और हम देखते थे, और माशाल्लाह इसी जर्नी में हमारी कोशिश के साथ साथ इतनी सारी, मतलब मैं एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है जो मेरी भाभी हैं, उनकी बहनें हैं और उनकी फ्रेंड्स आगे हैं, उन बच्चियों को मैं जानती भी नहीं हूँ, बट वो टीम आज़लान है। उस टीम आज़लान ने मेरे बैक पे खड़े होके रीच आउट किया लोगों को, मुझे हेल्प की रीच आउट, क्योंकि एक मैं अकेली क्राउड को नहीं रीच कर। बिल्कुल नम्रा, आपने खुद भी कहा ना कि ये टीम होती है, और ये वो टीम थी जिसने आपको आपके मिशन में कामयाबी भी दिलाई। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि बैरून मुल्क जाने में अभी फिलहाल कोई रुकावट है? अगर है तो किस तरह की रुकावट? ड्यू टू कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं चूंकि। जी, हमारा अभी पिछले दिनों 9 जुलाई को वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, विच वाज वेरी अलार्मिंग फॉर अस। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। हमने अब वो इस वजह से हुआ था, जो हमें रीज़न उसका समझ आया कि हमने पूरी पेमेंट उस वक़्त तक हॉस्पिटल नहीं भेजी थी। बट इस वक्त हम अपनी पूरी पेमेंट हॉस्पिटल चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, और आज़लान की सर्जरी डेट जो है वो 9 सितंबर है। अच्छा। और 1 सितंबर को आज़लान में बोस्टन हॉस्पिटल पहुंचना है। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बस ये जो सफ़र है ये कामयाबी की जानिब हो, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो जो हम देख भी रहे हैं ना, जिस तरह मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, माशाल्लाह इतना क्यूट बच्चा, अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मुझे नम्रा ये भी बताएं कि हुकूमती इदारों की जानिब से क्या कोई ताउन किया गया, या आपने अपने तौर पर कोई दरख्वास्त दी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है।
जी, बस मैं मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सारे मीडिया पर्सनल्स और जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि दुआ करें कि हमारा वीज़ा लग जाए, बिकॉज़ ये एक और माइलस्टोन है जो हमें अचीव करना है। और मुझे और इसके फादर को नम्रा, आप यकीन रखिए उस ज़ात पर जिसने ये सफ़र यहाँ तक तय करवाया, वो ज़ात इस सफ़र को आगे तक लेकर जाएगी। जब फंड रेजिंग हो गई, जब टीम आज़ान ने काम कर दिया, तो उसके बाद अब जो छोटी छोटी सी रुकावटें रह गई हैं वो आप तो अबूर कर लेंगी। आप इतनी बाहिम्मत हैं, आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाली हैं। आपकी हर बात में एक पैगाम था। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह आपने कहा ना कि अक्सर ऐसा वक्त आता है और वक्त आया आप पर जब आपको इमोशंस को साइड पर रखना पड़ा और रैशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ये बहुत बड़ा पैगाम हम सब के लिए, जब भी ऐसी कोई मुश्किल आन पड़े तो रैशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इमोशंस को साइड पर रखना चाहिए। यही एक माँ ने किया और यही हम सबको करना चाहिए। और आपने जिस तरह कहा कि वीज़े के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। और अगर हुकूमत इस वक्त सुन रही है तो मैं चाहूँगा कि हुकूमत इस मामले में ज़रूर सपोर्ट करे निम्रा को, कि अगर हुकूमत या हमारी फॉरेन ऑफिस इस पर ताउन कर सकता है तो इस तरीके से कि निम्रा की फैमिली को वीज़ा मिल जाए और जो 1 सितंबर को असलान को हॉस्पिटल में, बॉस्टन हॉस्पिटल में एडमिट होना है वो लाजमी हो जाए, क्योंकि पहले ही बहुत वक्त गुजर गया ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू सो मेनी इश्यूज। और इंशाल्लाह से हम देखेंगे कि ये जो 9 सितंबर की डेट है ना, इंशाल्लाह ये सफर बहुत कामयाब रहेगा। नम्रा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ हम जरूर दोबारा भी बल्कि महक इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह जब इनका बेबी बिल्कुल ठीक होके आ जाएगा। और तब हम ये उम्मीद करेंगे कि असलान जो है ना वो जनाब आए और हमारे साथ यहाँ पर आके बात करे और अपनी अम्मा के साथ बड़े हंसी खुशी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने।